में आदर्श पाल जी जो हमारे प्रदेश संगठन मंत्री हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं और रंजीत उप्पल जी जो जिला अध्यक्ष हैं यहाँ से, वो मेरे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं, जो कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही थी और एक नैरेटिव एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही थी, वो परिस्थितियां पूरी तरह से पलट गई हैं और भारतीय जनता पार्टी को 40 के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। चीजें उस दिशा में जा रही हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अपने 10 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है लोकसभा चुनाव के लिए, लेकिन अजीब बात है कि उनके उम्मीदवार कहीं पर भी कैंपेन करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कई सारे उम्मीदवार अभी तक कैंपेन स्टार्ट नहीं कर पाए हैं अपना, और जिन्होंने भी कोशिश की उनकी कुछ डिटेल्स मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। सिरसा से अशोक तंवर जी ने अपने पॉलिटिकल कैंपेन की शुरुआत की, जनसभाएं करने की शुरुआत की, तो फतेहाबाद के गांव करनौली, अहली सदर, हुक्मावाली, अलीका, कारियां और हड़ौली समेत दर्जन भर गांव ऐसे हैं जहां पर उनको जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा, जहां गांव के लोगों ने सवाल पूछे जिनके सामने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार टिक नहीं पाए और उनको वहां से लौटना पड़ा बिना प्रचार किए हुए। इसके अलावा किसानों ने टोहाना विधानसभा क्षेत्र में खनौरा, अमीन, फतेहपुरी, ये कई गांव ऐसे थे जहां पर तय कार्यक्रम में भी किसानों के विरोध के बाद अशोक तंवर जी को कार्यक्रम रद्द करने पड़े और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अपना प्रचार नहीं कर पाए। रतिया विधानसभा के भी कई गांवों में विरोध का सामना उनको करना पड़ा। हिसार लोकसभा से रणजीत सिंह चौटाला जी को तुरंत फुरत में उम्मीदवार घोषित किया गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास शायद अपना कोई उम्मीदवार नहीं बचा था। 85,000 वोट लेकर के पहले ही जमानत जब्त करा चुके रणजीत सिंह चौटाला जी को मौका दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और उन्होंने भी अपना चुनाव प्रचार शुरू करते ही ब्राह्मण समाज के खिलाफ जिस तरीके का बयान दिया, उसके चलते अब उनका घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। वो भी अपना चुनाव प्रचार शुरू नहीं कर पा रहे हैं, पिक नहीं कर पा रहे हैं। सोनीपत में बीजेपी के उम्मीदवार मोहन लाल बड़ोली जी कल जींद में नंदगांव में मौजूद थे। वहां पर उनको ग्रामीणों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने उनसे पिछले सांसद के काम का हिसाब मांगा, तो उन्होंने कहा कि भाई पिछले सांसद के काम का हिसाब मैं नहीं दे सकता, मैं तो नया आया हूं। तो फिर ग्रामीणों ने उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम का हिसाब मांगा, वो भी मोहनलाल बड़ोली जी नहीं दे पाए। उनको बैरंग वहां से वापस लौटना पड़ा, उनका विरोध हुआ वहां पर। कुरुक्षेत्र लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार जिनके कोयले के दाग बीजेपी वॉशिंग पाउडर में धोकर के भारतीय जनता पार्टी तुरंत फुरत में उनको उम्मीदवार बना के लाई थी, इस उम्मीद में कि बड़े उद्योगपति हैं, इस उम्मीद में कि पहले कई बार कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं, शायद कुछ हालात बन जाएं भारतीय जनता पार्टी के लिए कुरुक्षेत्र लोकसभा से, जहां से वो पुराने सांसद नायब सैनी जी को एस्केप रूट देकर के मुख्यमंत्री बना के वहां से बाइज्जत निकाल करके ले गए हैं। वरना बहुत अपमान होता कि प्रदेश अध्यक्ष अपनी खुद की सांसद की सीट हार जाते। उन नवीन जिंदल जी को भी कलायत के अंदर जब वो पार्टी कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम में पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ही जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा, और वो भी अपना कैंपेन, गांव में प्रचार अभियान शुरू नहीं कर पा रहे हैं। उनका भी किसी तरीके से अभियान का मोमेंटम नहीं बन पा रहा है। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में कृष्णपाल गुर्जर जी के ऊपर वायदा खिलाफी का आरोप लगाते हुए मोहाना गांव के ग्रामीणों ने उनका जबरदस्त विरोध किया कुछ दिन पहले ही। तो इस तरीके से हम हरियाणा में जिस तरफ भी देखते हैं वहां हमें नजर आता है कि जिन भी उम्मीदवारों ने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार की शुरुआत करने की कोशिश की, उनको जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है। मोदी की गारंटी नाम के पोस्टर जहां भी जा रहे हैं ग्रामीण उनको फाड़ रहे हैं। जगह जगह गांव में पोस्टर लगाए गए हैं कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता की एंट्री बैन है, यहां पे प्रचार नहीं करने दिया जाएगा आपको। ऐसी स्थिति हरियाणा के अंदर बन रही है, और बाकी इनके जो 5 उम्मीदवार हैं वो अभी तक चुनाव प्रचार में नजर ही नहीं आए हैं, अनाउंसमेंट होने के 1 सप्ताह से ज्यादा समय के बाद भी।
इससे पता चलता है कि हरियाणा में हालात इस वक्त इंडिया गठबंधन के फेवर में 10-0 की तरफ बढ़ रहे हैं, जो हम काफी दिनों से कह रहे थे। और लगभग यही हालात चाहे आप राजस्थान में देख लीजिए, चाहे आप गुजरात में देख लीजिए जहां पे इनके 2 कैंडिडेट टिकट छोड़ के भाग गए, चाहे आप जम्मू कश्मीर में देख लीजिए या आप दिल्ली के अंदर देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जिस नॉर्थ इंडिया से जबरदस्त मैंडेट लेकर के पिछली 2 बार से चुनाव जीतती रही है, वहां पर इस बार इनका जबरदस्त विरोध हो रहा है। इसलिए हम ये कह रहे थे कि 400 पार का नारा बुलंद करने वाली भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त 40 पार के लाले पड़े हुए हैं। ये बहुत विकट स्थिति में फंस गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्ड इन दिनों उल्टे पड़ रहे हैं। इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को जेल के अंदर डाला, इनको अब समझ नहीं आ रहा है कि अंदर रखें या बाहर निकालें, ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। संजय सिंह जी को जमानत मिल गई, जिनको ये लोकसभा के चुनाव के दौरान जेल के अंदर ही रखना चाहते थे। संजय सिंह जी को जमानत मिलना आम आदमी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए बेहद भावुक पल भी था और एक ऊर्जा से भरा हुआ क्षण भी था। पार्टी पूरी ताकत के साथ दोबारा से मैदान में है, संघर्ष के लिए तैयार है और इंडिया गठबंधन को भी जबरदस्त ऊर्जा संजय सिंह जी के जमानत पर बाहर आने से मिली है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के सारे इक्वेशन, सारी गणनाएं फेल हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा है कि चुनाव प्रचार करें तो करें कैसे। ऐसी स्थिति में हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद अपना कोई भी तरीका इस्तेमाल कर ले, इस लोकसभा चुनाव में सीधे नरेंद्र मोदी जी का, पहले ये मनगढ़ंत कहानियां बनाते थे भाई खट्टर का विरोध है और मोदी जी से कोई परहेज नहीं, लोगों को ऐसे ऐसे स्लोगन्स लाया करते थे। अब इन्होंने खट्टर साहब को हटा के देख लिया, अब की बार सीधा विरोध मोदी जी की देश विरोधी नीतियों का है। मोदी जी ने जो पिछले 10 साल में देश को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया, बेरोजगारी को चरम पर पहुंचा दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पूरा कच्चा चिट्ठा निकल के आया है, उसमें पता चला कि दूसरों पर आरोप लगाते रहे कि इन्होंने शराब घोटाला किया, इन्होंने शराब घोटाला किया, और शराब घोटाले के मुख्य अभियुक्त से खुद ही भारतीय जनता पार्टी ने 60 करोड़ रुपए की रिश्वत ले ली और उसको जेल से बाहर निकलवा दिया। इस तरह के तमाम तथ्य अब पूरे देश के सामने हैं और पूरे देश में, खासकर नॉर्थ इंडिया में जबरदस्त विरोध मोदी जी की नीतियों का हो रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा से 10-0 से हरा करके भेजेंगे, ऐसा हमारा प्रण है, हमारा संकल्प है और हरियाणा के लोग इसमें पूरी तरह से सार्थक तौर पर इंडिया गठबंधन के हर उम्मीदवार की मदद भी करेंगे। आपके कोई प्रश्न है तो आप सर। ये आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के कैंडिडेट्स हैं, उनकी जीत पे या उनके प्रचार पे तो खुश होना अच्छा लगता है। ये जो बीजेपी के लोगों का विरोध हो रहा है, इस पे आम आदमी पार्टी खुश क्यों हो रही है? आम आदमी पीछे क्या लॉजिक है, समझ नहीं है। आम आदमी पार्टी ये पूरे देश के समक्ष रखना चाहती है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव बना करके, पैसे का इस्तेमाल करके झूठी कहानियां लोगों के बीच में बेचना चाहती है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी आसमान पार कर गई है, जमीन से बहुत दूर हो गई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी, जमीनी हकीकत आज के दिन में यह है कि भारतीय जनता पार्टी का हर जगह पर विरोध हो रहा है, उनकी नीतियों का विरोध हो रहा है। और जब भारतीय जनता पार्टी से इस कदर नाराज है लोग, तो एक ऑप्शन तलाश रहे हैं। जब तक इंडिया गठबंधन नहीं बना था, लोग इस बारे में कन्विंस नहीं थे कि उनके पास एक मजबूत ऑप्शन है जिसको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुना जा सकता है, जिसको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दिया जा सकता है। लेकिन इंडिया गठबंधन बनने के साथ ही लोगों को वो ऑप्शन नजर आने लगा है। चुनाव में वोट की अब 2 ही ढेरियां रह गई हैं, एक अंधभक्तों की है जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और एक देशभक्तों की है जो इंडिया गठबंधन के साथ एकजुट हो रहे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार का हर फेलियर इंडिया गठबंधन की कामयाबी की तरफ इशारा करता है। इसलिए हमने पूरे देश के सामने और हरियाणा की जनता के सामने यह स्पष्ट किया कि आपके साथी हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी के उन उम्मीदवारों का विरोध कर रहे हैं, मोदी जी की उन नीतियों का विरोध कर रहे हैं जिनसे पिछले 10 साल से वो त्रस्त रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जैसे आम जनता को दरकिनार किया, उनकी भावनाओं को आहत किया पूरे 10 साल तक,
उनको वही सिला जब वो गांव में प्रचार करने के लिए जाएंगे तो उनके साथ वही सिला होगा, उनको वही जवाब मिलेगा, उसी तरह की बेरुखी का सामना करना पड़ेगा। जाना साहब, आप लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी का विरोध हो रहा है, आपके गठबंधन के साथी तो कैंडिडेट भी अनाउंस नहीं कर पा रहे, क्या वजह मानते हैं? सही समय पे सही जगह पे कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी स्थिति नहीं है भारतीय जनता पार्टी जैसी कि पहले उम्मीदवार घोषित कर दें और अब नीचे नीचे खुसर चल रही है कि हरियाणा के अंदर कई भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को बदलने की चर्चा चल रही है। ऐसी स्थिति इंडिया गठबंधन में नहीं है। रणनीतिक तौर पर जहां जो फैसला किया जाएगा वहां उन उम्मीदवारों की घोषणा भी की जाएगी और उसके बाद जबरदस्त तरीके से कैंपेन करके चुनाव भी जीता जाएगा। हमने कुरुक्षेत्र में सबसे पहले उम्मीदवार घोषित किया था, स्ट्रेटेजी का हिस्सा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह खौफ था कि इस बार इस पूरे क्षेत्र में वाइप आउट हो जाएंगे पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम उम्मीदवार। इसलिए उन्होंने चुनाव को इतना पीछे धकेल दिया यहां पर कि वो लास्ट फेज में यहां पर आना चाहते हैं जहां पर उनको सबसे ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जहां पे मोदी जी कभी कहा करते थे कि ये हमारा गढ़ है नॉर्थ इंडिया, वहां इस बार वो सबसे लास्ट में, हरियाणा में, पंजाब में, इस इलाके में सबसे लास्ट में आना चाहते हैं। तो इसलिए हमको लगता है कि ये जो विरोध है ये जनता की भावनाओं के अनुरूप है। जनता अपनी भावनाओं को इसके जरिए व्यक्त कर रही है और इंडिया गठबंधन के जहां जहां जब जब उम्मीदवार घोषित होते जाएंगे आपको पूरी तस्वीर साफ होती चली जाएगी कि इस बार एनडीए हार रहा है और इंडिया जीत रहा है। एक बात ये सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी के लोग इस प्रदेश से देशी चुनाव लड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी के पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता पदाधिकारी वो सब कुरुक्षेत्र में प्रचार में लगे हुए हैं। इंडिया गठबंधन के जो दूसरे और एरिया हालांकि वो कैंडिडेट नहीं हुए, तो इसमें कैसी रणनीति दोनों ने गठबंधन ने मिलकर बनाई है कि क्या वहीं पर अपने अपने एरिया में करेंगे, क्या कुरुक्षेत्र भी पहुंचेंगे सारे? जिस जगह पर भी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार घोषित होते जाएंगे, हमने कार्यकर्ता सम्मेलन रोहतक में किया है हाल फिलहाल में दीपेंद्र हुड्डा जी के समर्थन में, लेकिन चूंकि आधिकारिक घोषणा अभी तक उम्मीदवारों की नहीं हुई है इसलिए अभी तक वहां पर कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं किए गए हैं। जहां जहां इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों की घोषणा होती जाएगी वहां वहां साझा कार्यकर्ता सम्मेलन करके सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत लगाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे इलाके से उखाड़ फेंका जाए और जो जन विरोधी नीतियां भारतीय जनता पार्टी 10 साल तक अपनाती रही है उसके खिलाफ एकजुट होकर के ये लड़ाई लड़ी जाए। हमने आपको अपना टारगेट बताया, इस बार हरियाणा से 10-0 से बोरिया बिस्तरा समेट के भेजेंगे भारतीय जनता पार्टी को। इस लक्ष्य को लेकर के पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत से इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी काम कर रहे हैं। गठबंधन के जो साथी हैं रणदीप सुरजेवाला, उनका जो बयान आपने भी सुना है, किस तरह से देखते हैं आप उस बयान को? मुझे लगता है कि उसके बारे में उन्होंने अपना स्पष्टीकरण स्वयं दे दिया है कि उसके साथ कोई कांट-छांट की गई है और पूरा डिटेल्ड वर्जन भी उसका उन्होंने शेयर किया है। मुझे लगता है वो उनका पर्सनल बयान है और इस पे उनका जो जवाब है उसी को कंसिडर किया जाना चाहिए। अनुराग जी, संजय जी की रात में स्पीच सुन रहा था मैं, हालांकि वो उदाहरण के तौर पर ये बात बोल रहे थे कि मान लो मोहाली में प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई केस दर्ज कर दिया जाए, वहां से 2 दरोगा आ जाए और पूछे कि नरेंद्र मोदी जी कहाँ है, एक केस पश्चिम बंगाल में दर्ज हो जाए, एक तेलंगाना में दर्ज हो जाए, एक एग्जाम्पल दे रहे थे। क्या आम आदमी पार्टी रणनीतिक तौर पर इसको लेने वाली भविष्य में? देखिए, निश्चित तौर पे ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। जब ये कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं तो उनको खास तवज्जो क्यों दी जानी चाहिए या कोई खास छूट क्यों दी जानी चाहिए, तो कानून के सामने तो सब बराबर है। इसलिए हमने कहा कि अगर बिना सबूत, बिना किसी प्रूफ के चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया जा सकता है तो ऐसा आप एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि भविष्य में जहां आपकी सरकारें नहीं है वहां आपके खिलाफ केस दर्ज कर दे कोई, और कल को कोई प्रधानमंत्री से पूछताछ करने के लिए पहुंच जाए तो कोई विशेष अधिकार तो प्रधानमंत्री को भी संविधान के अंदर नहीं मिला है। ये एक स्थिति समझाने के लिए, ताकि भारतीय जनता पार्टी के अंध भक्तों की आंखें थोड़ी सी खुलें, उनको समझ में आए कि संविधान और कानून सबके लिए बराबर है और जनता के हाथ में लोकतंत्र में सारी चाबी होती है। वो जिस दिन चाहेंगे पलड़ा दूसरी तरफ झुका देंगे और उस दिन आपको इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि आपके कितने मुख्यमंत्री, आपके प्रधानमंत्री, आपके गृह मंत्री क्या पूछताछ के लिए तैयार हैं, क्या कानूनी प्रक्रिया का सामना करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि ये तो पूरे देश के सामने स्पष्ट हो गया है कि अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो भारतीय जनता पार्टी उसमें नंबर 1 पर है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी आज के दिन में किसी पार्टी में है तो भारतीय जनता पार्टी में है।
अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि बीजेपी की फुल फॉर्म बदल के भ्रष्टाचारी जोड़ो पार्टी कर देनी चाहिए, क्योंकि पूरे देश से पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक जिस भी व्यक्ति का नाम भ्रष्टाचार में आया उन सभी को मोदी जी ने कहा किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ूंगा नहीं, किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ूंगा नहीं, सबको पकड़ के भारतीय जनता पार्टी में ले आऊंगा। इस प्रकार का रवैया जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया, तो कानून का सबसे ज्यादा डर उनके मन में होना चाहिए। आपके जो कुरुक्षेत्र से इंडिया महागठबंधन के सुशील गुप्ता जी हैं, उनके खिलाफ आईएनएलडी के अभय सिंह चौटाला ने पहली बार में चुनाव लड़ा, पिछला उनके बेटे ने लड़ा चुनाव। मतलब जो हर कोई पार्टी जीत के लिए दावा करती है, बीजेपी भी कर रही है, आप भी कर रहे हो, आईएनएलडी भी कर रहे हैं, तो जेजेपी और आईएनएलडी की पूरे प्रदेश में, खाली कुरुक्षेत्र पूरे प्रदेश में क्या स्थिति एज आम आदमी पार्टी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के नाते क्या देखते हैं? मुझे नहीं लगता है कि आज के दिन में हरियाणा की राजनीति में जेजेपी और आईएनएलडी की कोई प्रासंगिकता रह गई है। ये पास्ट की राजनीति हो गई है इन लोगों की। और कई लोगों ने शुरू में ये कहा कि ये ताऊ के लाल आ गए हैं जी चुनाव लड़ने कुरुक्षेत्र में, तो मैंने उनको स्पष्ट तौर पे ये बताया कि ये ताऊ के लाल नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं, जो उनके इशारे पर इंडिया गठबंधन के वोट काटने के लिए अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतार रहे हैं। जो राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की मदद करे, जो विश्वास मत के समय भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो, एब्सटेन कर जाए वोटिंग से, उनकी मदद करे इनडायरेक्ट तरीके से, और जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ रिश्ते में रहे हों, ऐसे लोगों के ऊपर विश्वास करना हरियाणा के लोगों के लिए मुमकिन नहीं है। और कल मैंने एक शब्द भी सुने, अभय चौटाला जी ने कहीं पर कहा कि मरने देना केजरीवाल को। तो जो हरियाणा के बेटे के मरने की दुआ करते हो, ऐसे लोगों की जमानत जब्त करा के हरियाणा के लोग इस बार भेजेंगे। हम भी देखते हैं कि कुरुक्षेत्र में वो भी वोट मांगने के लिए पहुंचे हैं। 20,000 वोट का आंकड़ा अगर वो पार करेंगे तो हम समझेंगे कि उन्होंने वाकई में चुनाव लड़ा है। 20,000 वोट के नीचे अभय चौटाला जी को रख के इस बार जनता उनको ये बताएगी कि उनके अहंकार का किस तरीके से हरियाणा के लोग जवाब देते हैं। उसके पीछे एक फोटो लगी है भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में, जो अरविंद केजरीवाल जी की फोटो लगाई गई है सलाखों वाली, क्या कारण है उसका? देखिए, स्पष्ट तौर पर पूरे देश के अंदर आज के दिन में इस बात को लेकर चर्चा है कि सबसे ईमानदार व्यक्ति जिसने लोगों को बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल देने के लिए संघर्ष किया, जिस पे पिछले 2 साल तक जांच करने के बाद भी आज तक भारतीय जनता पार्टी एक चवन्नी की बरामदगी नहीं करा पाई, ऐसे व्यक्ति को अगर राजनीतिक कारणों से सलाखों के पीछे भेजा जाता है तो पूरे देश को यह तस्वीर देखनी चाहिए कि आने वाले समय में, मैं कल मोदी जी का बयान भी पढ़ रहा था कि 75 साल हमने नागरिक अधिकारों के बारे में बात करने में बर्बाद कर दिए, अगले 25 साल सेक्रीफाइस के हैं, अगले 25 साल तक अपने नागरिक अधिकारों को भूल जाइए। यानी मोदी जी अब स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधे सीधे तानाशाही की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसे तानाशाही सोच को, ऐसे तानाशाही व्यक्तित्व को लोग जवाब दे सकें और ईमानदार व्यक्ति का क्या हाल तानाशाही में होता है वो देख सकें। इसलिए ये तस्वीर पूरे देश में आज के दिन में वायरल है। हर आंख में ये तस्वीर बस चुकी है कि ईमानदार लोगों को, देश के लिए काम करने वाले लोगों को ये सलाखों के पीछे भेजते हैं। लोगों की भावनाएं आहत हैं, लोग इसका वोट के जरिए जवाब देंगे। अनुराग जी, करनाल विधानसभा का जो चुनाव होना है उसके लिए साझा कैंडिडेट होगा या फिर आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि करनाल विधानसभा का उपचुनाव होगा। हालांकि हाईकोर्ट ने एक रिट पिटीशन को खारिज किया है और चुनाव आयोग ने वहां पर यह दलील रखी कि मुंबई हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया उसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट में देने वाले हैं चुनाव आयोग, इसलिए हरियाणा हाईकोर्ट ने उस रिट को कंसीडर नहीं किया। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में फैसला करेगा, लेकिन यह बहुत स्पष्ट है नियमों में और कानून में कि 3 महीने के लिए विधायक नहीं चुना जाता कभी भी। 1 साल से कम समय अगर बचाओ किसी भी विधानसभा या लोकसभा का तो उस सदस्य का फैसला नहीं होता। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से यह पूछना चाहता हूं कि अंबाला उपचुनाव के वक्त आपके माथे पे पसीना आ रहा था, आप वो चुनाव नहीं कराना चाहते थे, आपने नहीं कराया, लेकिन विधानसभा में सिर्फ 3 महीने के लिए विधायक बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप विधायक नहीं बना पाए तो आपको नायब सैनी जी को, जो आनंद फानन में बिना सोचे समझे आपने मुख्यमंत्री बनाया है,
वो मुख्यमंत्री सितंबर के बाद नहीं रह पाएंगे, आपको चुनाव जल्दी अनाउंस कराना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके यहां पर उपचुनाव कराना चाहती है, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से इस चुनाव को खारिज किया जाएगा। दिल्ली में आप लोगों की जो रैली हुई थी उसको लेकर बीजेपी नेता कह रहे हैं कि ये जो लोकतंत्र बचाओ या प्रजातंत्र बचाओ की बात कर रहे हैं, सारे भ्रष्टाचारी हैं, इकट्ठे होकर भ्रष्टाचार करने की इजाजत मांग रहे हैं। देखिए, जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को एक लिस्ट बना लेनी चाहिए कि उनके यहाँ कितने भ्रष्टाचारी हैं, और जब उस लिस्ट को वो पढ़ने लगेंगे तो मुझे लगता है चुनाव की वोटिंग तब तक हो चुकी होगी। इतनी लंबी वो फहरिस्त बन चुकी है। इसलिए जो अजीत पवार जी को चक्की पीसिंग का ज्ञान देते थे और बाद में गले लगा लिया, जो हेमंता विश्व शर्मा जी की बुकलेट निकालते थे बाद में मुख्यमंत्री बना दिया, जो नवीन जिंदल जी को सबसे बड़ा लुटेरा और चोर कहते थे, कोयला चोर कहते थे, उसको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा के अपना उम्मीदवार बना दिया, वो कम से कम ज्ञान देना बंद करें। भ्रष्टाचार के ऊपर जब भारतीय जनता पार्टी बोलती है तो लगता है कि वो खुद का बखान कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी और भ्रष्टाचार एक साथ नहीं जाते। ये दोनों शब्द भारतीय जनता पार्टी की फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, लोगों के जहन में भ्रष्टाचारी जोड़ो पार्टी के रूप में एस्टेब्लिश हो चुकी लेकिन है। आपने और दूसरे और नेता विपक्ष को बोल रहे हैं तो वॉशिंग मशीन में धुल के वो तो कहाँ भ्रष्टाचारी थे? हाँ, वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में जब कपड़े धुलते हैं तो मैं वही बता रहा हूं, जब वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं तो हमारा ध्यान इस तरफ तो जाता है कि कपड़े सफेद हो गए हैं, साफ हो गए हैं, लेकिन इस तरफ नहीं जाता कि उसमें से जो गंद निकलता है वो कहां पर जा रहा है। वो वॉशिंग मशीन में या तो जमा हो जाता है या उसकी पाइप से निकल के जाता है। वो गंद पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी फैला रही है अपने चंद लोगों को साफ सुथरा करने के लिए। वॉशिंग मशीन की इस पूरी प्रक्रिया को देश समझ चुका है, देश के लोग जवाब देंगे। इन भ्रष्टाचारी नेताओं की कीमत पर देश के नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं को खत्म नहीं किया जा सकता। इसलिए लोग अब अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। एक और मैं आधिकारिक सूचना आपके साथ साझा कर दूं, 7 अप्रैल का हमारा पूरे देश में अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का उपवास रखने का कार्यक्रम है। हरियाणा में भी कुरुक्षेत्र के अंदर ब्रह्म सरोवर के निकट आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता 1 दिन का सांकेतिक उपवास रखेंगे और अरविंद केजरीवाल जी की तानाशाही पूर्ण रवैये से जिस तरह से गिरफ्तारी की गई है उसका विरोध करेंगे। आप कोई प्रश्न पूछो। जी, मैं कहना चाह रही थी कि अभी लोकसभा चुनाव में आपका गठबंधन चल रहा है, विधानसभा चुनाव अभी हम आपको इंडिविजुअल लेकर चल रहे हैं। आने वाले टाइम में कोई आपकी पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन करता है तो क्या उसे हम धुला हुआ मानेंगे? देखिए, हम बहुत स्पष्ट तौर पे आम आदमी पार्टी के बारे में आप इसमें निश्चिंत रह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का बहुत हार्ड स्क्रूटनी प्रोसेस है। कोई भी व्यक्ति जब आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करता है, हम पूरी तस्दीक करते हैं कि किसी भी इस तरीके की एक्टिविटी में वो शामिल ना हो, भ्रष्टाचार में शामिल ना हो, जिसके लिए कल को आम आदमी पार्टी को नीचा देखना पड़े। इसलिए इस बात के लिए निश्चिंत रहिए कि आम आदमी पार्टी में जो भी लोग जुड़ेंगे वो देश की भलाई के लिए, वो मजबूती के साथ ईमानदारी की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए जुड़ेंगे। उनमें कोई ऐसी शख्सियत शामिल नहीं होंगे जिनके ऊपर इस तरीके के भ्रष्टाचार के बड़े कोई इस तरीके के आरोप लगे हुए हों, जिनके ऊपर किसी जांच में कुछ साबित हुआ हो। ऐसा कोई व्यक्ति आम आदमी पार्टी में शामिल नहीं है। हरियाणा के मंत्री कह रहे हैं कि आप अरविंद केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर अब इस्तीफा दे देना चाहिए, वो जेल में चले जाएंगे। ये कौन से मंत्री हैं जी? जैसे एक तो मैंने सुना था कि पूर्व शिक्षा मंत्री ऐसा कह रहे थे, अगर मैंने ठीक सुना तो। वर्तमान कृषि मंत्री। हाँ, मैं यही बताना चाहता हूं कि पहले तो नैतिकता के आधार पर उनको नया मंत्रालय स्वीकार नहीं करना चाहिए था। बताइए, कंवरपाल गुर्जर जी तो नहीं, उन्होंने कहा तो वो बयान उन्होंने ही दिया था। कंवरपाल गुर्जर जी को मैं ये कहना चाहता हूं कि दूसरों को नसीहत देने से पहले उनको अपनी नैतिकता दिखानी चाहिए। उनको नया मंत्रालय स्वीकार नहीं करना चाहिए था। उनको शायद समझ नहीं आया कि वो विधानसभा में एक आंकड़ा पढ़ नहीं पाए थे। वो जिस तरीके से एक छोटी सी बच्ची के सवाल का जवाब नहीं दे पाए थे वोकेशनल एजुकेशन से संबंधित। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह माना है कि शिक्षा से आपका कोई लेना देना नहीं, इसलिए शिक्षा मंत्री पद से आपको हटा के फेंक दिया गया। अगर थोड़ी भी नैतिकता होती तो नया मंत्रालय स्वीकार नहीं करते। लेकिन कहते हैं कि गैरत उनमें होती है जिनके अंदर कोई हिम्मत होती है मुकाबला करने की, या जिन्होंने कुछ लोगों का प्यार हासिल किया हो अपने दम पर। ये बेगैरत लोग हैं, हाथ जोड़ के जो मिलता है उसको स्वीकार कर लेते हैं। मैं इतना भर कहना चाहता हूं।